नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद के बेटे असद और उसका सहयोगी जिसका नाम गुलाम था, दोनों उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस के द्वारा वांछित थे और गुरुवार को झांसी में एक मुठभेड़ में मारे गए। असद पर उमेश पाल के कथित अपहरण का आरोप था। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में अपने 2 पुलिस गार्डों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उमेश 2005 के राजू पाल हत्या मामले में एक चश्मदीद गवाह था, जिसमें अतीक अहमद मुख्य आरोपी थे। इन गैर न्यायिक हत्या, जिन्हें लोकप्रिय रूप से मुठभेड़ के रूप में जाना जाता है, पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुठभेड़ पर क्या क्या बातें कही है या क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, जरा उस पर हम एक नजर डालते हैं। 23 सितंबर 2014 को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में तत्कालीन सीजेआई आरएम लोढ़ा और रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिसको लॉ फोर्स एजेंसी के द्वारा पालन करने की बात की गई है। आइए हम देखते हैं कि वो दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। बात करते हैं एक एक दिशा निर्देश। पहली बात कि जब भी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों या गंभीर आपराधिक अपराध से संबंधित गतिविधियों के बारे में कोई खुफिया सूचना या जानकारी मिलती है, तो लिखित रूप में, चाहे वह विशेष रूप से केस डायरी में हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, उसे रखा जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिशा निर्देश में यह बात कहती है कि यदि कोई आगाह करता है किसे, पुलिस को, या पुलिस को कोई खुफिया जानकारी मिलती है और उसके बाद अगर मुठभेड़ होती है तो पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्रों का उपयोग किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो उस आशय की एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और उसे बिना किसी देरी के सीआरपीसी की धारा 157 के तहत अदालत में भेज दिया जाना चाहिए। अपने अगले दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि घटना मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में की जानी चाहिए। और यहां पर वरिष्ठ अधिकारी के संदर्भ में यह बात कही गई कि मुठभेड़ में शामिल जो पुलिस दल के प्रमुख हैं, उनसे कम एक रैंक ऊपर के या वरिष्ठ अधिकारी होने चाहिए। वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट यह बात कहती है कि जांच करने वाली जो टीम है वह कम से कम पीड़ित की पहचान करने, खून से सने मिट्टी, बाल, रेशे और धागे आदि सहित मौत से संबंधित साक्ष्य सामग्री को बरामद करने और संरक्षित करने की कोशिश करे। फिर आगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश में यह बात कही कि जांच करने वाली जो टीम है और चश्मदीद जो गवाह हैं, उन चश्मदीद गवाहों की पहचान करे और उनके बयान को जुटाए और मौत के कारण, तरीके, स्थान और समाज के साथ साथ किसी भी पैटर्न या अभ्यास का वो निर्धारण करे जो मौत का कारण हो सकती है, मतलब जिस अभियुक्त या जिस आरोपी की मौत हुई इनकाउंटर में, उसकी बात। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग के दौरान मौत के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से एक मजिस्ट्रेट जांच की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए, जो सेक्शन 198 के तहत उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि एनएचआरसी की भागीदारी तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बारे में गंभीर संदेह न हो। हालांकि घटना की जानकारी बिना किसी देरी के एनएचआरसी या राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए, चाहे मामला जैसा भी हो। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है दिशा निर्देश के अंतर्गत कि जो घायल अपराधी है या पीड़ित है, उनको चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उसका बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बात कही है कि घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत सक्षम अदालत को भेजा जाना चाहिए और साथ ही जो जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट के अनुसार मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लें कि अपराधी की मृत्यु हो जाती है उस इनकाउंटर में, तो इस मृत्यु की स्थिति में कथित अपराधी और पीड़ित के निकट संबंधी को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश में आगे जो अधिकारी हैं उनसे संबंध में जो बात कही गई, उस पर देखिए क्या बात कही गई कि अगर जांच के निष्कर्ष में रिकॉर्ड में आने वाली सामग्री साक्ष्य से पता चलता है कि
मौत भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध में आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल से हुई है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए और उसे निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मुठभेड़ की घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति या तत्काल वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ दिशा निर्देश में यह बात भी कही गई कि यदि पीड़ित के परिवार को यह पता चलता है कि जो उपरोक्त मतलब ऊपर अभी जो हमने बात कही है कि जो दिशा निर्देश दिए गए उन दिशा निर्देश से संबंधित प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया गया है तो किसी भी पदाधिकारी का दुर्व्यवहार या स्वतंत्र जांच या निष्पक्षता की कमी का कोई पैटर्न मौजूद है तो फिर वह घटना स्थल के क्षेत्राधिकार में आने वाले सत्र न्यायाधीश को शिकायत कर सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बात कही गई है कि जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जो पीड़ित हैं या जो अपराधी उनके आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में सीआरपीसी की धारा 357A के तहत प्रदान की गई योजना को लागू किया जाना चाहिए। इस दिशा निर्देश के बाद शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को गैंगस्टर विकास दुबे की हत्या की जांच करने का निर्देश दिया था, जिसे मध्य प्रदेश से ले जाते समय कथित तौर पर भागने की कोशिश के बाद पुलिस कर्मियों ने गोली मार दी थी। अब अगला सवाल यह होता है कि इनकाउंटर से संबंधित जो गाइडलाइन इशू किए गए हैं उस पर एनएचआरसी का क्या कहना है। तो देखिए, जस्टिस वेंकटचलैया जो 1993-94 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, मार्च 1997 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के रूप में सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा कि कमीशन को लगातार आम जनता से जुड़े सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस द्वारा फेक इनकाउंटर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब बजाय इसके कि उनके खिलाफ कानूनी तौर पर आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाए, मतलब ये कि किसी भी अपराधी या आरोपी के खिलाफ कानूनी तौर पर आगे की प्रक्रिया का पालन किए बिना पुलिस द्वारा फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। वहीं जस्टिस वेंकटचलैया ने आगे ये बात कही थी कि केवल 2 ही ऐसे घटनाक्रम में जिसमें ऐसी हत्याओं को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। पहला उन्होंने ये बात कही कि अपने खुद की रक्षा के लिए किसी को मारा जाए, और दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि आईपीसी की धारा 46 के तहत पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है जिसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है, जबकि ऐसा किसी ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए किया जाए जिसने ऐसा कोई कृत्य किया हो जिसमें सजा मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास हो। इन्हीं प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि एनकाउंटर में होने वाली मौतों में दिशा निर्देश का पालन करें। और क्या पालन करना है, उन दिशा निर्देशों को जरा हम देखते हैं। पहले दिशा निर्देश कि जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस इनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वह इसको तुरंत रजिस्टर में दर्ज करे। दूसरा दिशा निर्देश कि जैसे ही किसी तरह के इनकाउंटर की सूचना मिले और फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जांच करना जरूरी है। जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की सीआईडी के द्वारा की जानी चाहिए। अगर हम तीसरे दिशा निर्देश की बात करें कि अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं चौथे दिशा निर्देश के अंतर्गत यह बात कही गई कि जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगे तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। घटना में मारे गए लोगों की 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। और पांचवें दिशा निर्देश की हम बात करें तो घटना में मृत लोगों के 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच हो। और छठे दिशा निर्देश की बात करें तो एनकाउंटर में मौत की रिपोर्ट 24 घंटे में एनएचआरसी को सौंपी जाए। अब उत्तर प्रदेश में हुए हालिया इस इनकाउंटर पर आगे क्या कानूनी स्थिति रहती है यह कुछ दिनों में स्पष्ट हो पाएगा, परंतु इन सब के बीच यह हमेशा से जरूरी रहेगा कि चाहे हम बात करें राज्य की या हम बात करें नागरिक की, तो कानून के शासन को स्थापित करने के आदर्शों का पालन हमेशा से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.